तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रिकवरी के बावजूद भी इंडेक्स लाल निशान में है। करीब करीब 3/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 150 अंकों का फॉल निफ्टी में है। निफ्टी बैंक भी प्रेशर में है, लेकिन जो मेजर अपमूव मार्केट्स के अंदर आया है वो सेलेक्टिव डाइवर्सिफाइड स्पेस है, स्पेशली ऑयल एंड गैस। आपको वहाँ खरीदारी दिखाई पड़ेगी, स्पेशली सेलेक्टिव फार्मा जो कि तेज़ी में लोअर लेवल से कामकाज कर रहा है। इनमें रिकवरी फिर भी आपको तेज़ है कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक और बाकी इंडिसेस के। निफ्टी फार्मा की तेज़ी तो फिजल आउट हो गई, रादर वापस 1% नीचे अब कामकाज कर रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है लोअर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स में उतनी तेज़ी नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा जो बिकवाली थी फर्स्ट हाफ में वो थोड़ी कम हुई है। पहले हाफ की जो बिकवाली थी उसमें 300-350 शेयर एडवांसेस में थे। अब के अगर आप देखेंगे तो 400, 450, 500 शेयर के आसपास एडवांसेस में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एक नीजक रिएक्शन तो आया है और एटलीस्ट वो बिकवाली को होल्ड भी कर रहा है। रिकवरी है लेकिन उतनी तेज़ नहीं आई है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पे? जी, मेरे ख्याल से निफ्टी अगर जब तक 22,400 के नीचे रहेगा तब तक एक बार सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में, लेकिन बहुत बड़ा सेलिंग मुझे नहीं लगता है होगा मार्केट में, क्योंकि 22,200 का सपोर्ट रहेगा। 22,200 का सपोर्ट है या 22,400 का रेजिस्टेंस है, इस बीच में हो सकता है कुछ टाइम बिताए मार्केट निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 47,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अगर नहीं टूटा तो चांसेस रहेगा रिकवरी शॉर्ट टर्म में आए, और 48,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो हो सकता है बहुत जल्दी रिकवरी आए बैंक निफ्टी में भी। ओवरऑल सेंटीमेंट वीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर शायद ना आता हुआ दिखाई पड़े, ये रूपक मान रहा है। रूपक, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जिन पे आपका फोकस है? जी हाँ, एक स्टॉक रहेगा सीएसबी बैंक, जिसने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया आज का दिन में विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 430 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 390 के नीचे। दूसरा स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स। जी। तो स्टॉक ने तो करेक्टिव मोड में है, लेकिन प्रीवियस स्विंग लो जो है उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर 1980 अगर होल्ड करता है, इसमें चांसेस है कि 2100 तक 2120 तक जाने का चांसेस रहेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट स्टॉक में रिकवरी मोड में रहना चाहिए। तो टीवीएस मोटर्स बाय साइड पर और सीएसबी बैंक, दो नाम जो कि आपको सुझा रहे हैं रूपक, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर पोजीशंस दे सकते हैं। टीवीएस मोटर करीब 2024-25 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। 100% के आसपास गिरावट अभी भी है, लेकिन रिकवरी में प्ले करना है तो इसको आप प्ले कर सकते हैं। रूपक, 2-3 नाम जहां पर अदरवाइज भी एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है, उसमें से पहले तो ओएनजीसी और रिलायंस, दोनों हैवी वेट जो कि आज एफ&ओ के टॉप गेनर भी हैं और इंडेक्स के भी टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट टर्म में 300 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट रहेगा 270 का। 270 जब तक होल्ड है तब तक पॉजिटिव रहेगा, इवन अब 300 भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक ब्रेकडाउन दिया था आज का दिन इंट्राडे बेसिस में बिलो 21 ईएमए, बट अभी फिलहाल 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पॉजिटिव रहेगा जब तक 29-30 के ऊपर है, तब तक रिलायंस पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो रिलायंस डे हाई के आसपास सोफार कामकाज कर रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। ये भी एक तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा मिड कैप लूजर गेनर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप में थोड़ी रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो पहले एक बार मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो वहाँ तो प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि प्रेशर थोड़ा कम जरूर हुआ है पहले कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी मिड कैप के जो बढ़ने वाले शेयर हैं या जहाँ पर कुछ रिकवरी है उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला नाम आपको मेटल से दिखाई पड़ेगा, नाल्को, एनएमडीसी, वेदांता। नाल्को 3% ऊपर है, एनएमडीसी 2% ऊपर है, वेदांता फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर थोड़ा सा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ है। ऑयल एंड गैस स्पेस से महानगर गैस 3% ऊपर है, गुजरात गैस 2% ऊपर है, आईजीएल 2.5% ऊपर है, और पेट्रोनेट करीब 1% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। सरकारी शेयरों में ऑयल इंडिया करीब 3% ऊपर है,
गेल 2.5% ऊपर है, चेन्नई पेट्रो 2% ऊपर और बीईएल करीब करीब 1% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पूर्वांकरा मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर है। थर्मैक्स 6% ऊपर है, एचईजी 5% ऊपर और ड्रेजिंग कॉप करीब करीब 5% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में केईसी इंटरनेशनल 4% नीचे है, कैस्ट्रॉल 5% नीचे है, रैमको 5% नीचे है और डायनामेटिक टेक करीब करीब 4% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आज थोड़ा बहुत एक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें 3 करोड़ नए घर, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन का विस्तार, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के ऊपर खास जोर दिया गया है। लेकिन इन वादों से बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा, इनका क्या इम्प्लीकेशन है, ब्रोकर हाउसेस क्या मान रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, एक बड़ा इवेंट था कल ये, तो अलग अलग ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी आए हैं इसके ऊपर, क्या डिटेल आप गैदर कर पाए? या बिल्कुल, भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र शामिल किया है उस पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की बात की गई है जो हब बनाने में मदद करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो हमने कुछ सेक्टर्स ढूंढे हैं जहां पे इस घोषणा पत्र को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनका ऐलान है कि 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनेंगे। इससे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, इसके साथ ही सीमेंट कंपनीज हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब सरकार फाइनेंसिंग करती है तो उसमें हडको जैसी कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर उसकी सेकंड लेयर लिवरेज होता है और उसका फ़ायदा होता है। तो उसमें स्टील, सीमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती हैं। तो इस पूरे सेक्टर के लिए ये एक बड़ा है। दूसरा है टूरिज्म सेक्टर में सरकार को लगता है कि यहाँ रोज़गार भी हो सकता है, इसलिए निवेश ज़्यादा बढ़ाना चाहिए इसमें। तो इंडियन होटल, लेमन ट्री, सामैया, इस तरीके की तमाम होटल कंपनी में फ़ायदा। लेकिन अब जाएंगे होटल कैसे आप? तो ट्रेवल के लिए इंडिगो और स्पाइस जेट, चूंकि 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पे बड़ी, तो हमें लगता है कि इन सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कोर फैक्टर सरकार का, तो रेलवेज का, रेलवे में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को बहुत तेज रफ्तार से और संख्या बढ़ानी है यहाँ पे। तो आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक्स को फायदा होगा, क्योंकि कोचेस जो वैगन के हैं या पैसेंजर कोचेस हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन का विस्तार यानी फेम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उस योजना को आगे बढ़ाने का इरादा है। तो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें टाटा मोटर्स, टीवीएस, ओलेक्ट्रा, बजाज और हीरो जैसी कंपनीज के नाम आते हैं। लेकिन इनकी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो श्रीराम फाइनेंस और चोला काफी बड़ा 2 व्हीलर का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है तो उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। एक सरकार ने कहा है कि ई बस यानी जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ई बसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये जो 4 कंपनी है, अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, जेबीएम और टाटा मोटर्स, इनकी सबसे ज्यादा बसें सड़क पे आप दौड़ते हुए देखेंगे, तो इनको फायदा हो सकता है। एक योजना सरकार ने कहा है कि जो सिलेंडर है उसकी जगह पाइप्ड गैस घर घरों में पहुंचाई जाएगी। पूरे देश में सबसे ज्यादा नेटवर्क बनेगा ये। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जो बड़ी कंपनीज हैं और जो गैस ट्रेडिंग कंपनी है गेल, उसको इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है इनको आपको रडार पे रखना चाहिए। अब एक बड़ा फोकस है किसानों का। अगर किसान की सेहत नहीं अच्छी होगी तो काम नहीं चलेगा। तो एमएसपी बढ़ाने पे सरकार का फोकस है, क्योंकि वो आमदनी डबल करना चाहते हैं। तो जब आमदनी बढ़ती है एमएसपी की वजह से तो कंजम्पशन ड्राइव होता है। तो रूरल कंजम्पशन वाली फोकस कंपनीज एचयूएल, डाबर, इमामी, बजाज कंज्यूमर, कोलगेट, इन जैसी कंपनीज को काफी लाभ होगा। लेकिन केवल एमएसपी बढ़ने से बात नहीं बनेगी, आप कृषि की उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। तो उसमें जो ट्रैक्टर्स हैं या एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें वीएसटी, एस्कॉर्ट्स और एमएनएम को काफी फायदा होगा। साथ ही प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स या एग्री केमिकल्स बनाती है उसमें यूपीएल और धानुका जैसी कंपनीज या और दूसरी कंपनीज को भी काफी फायदा इसमें हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी थीम सरकार ने रखी है और उसके तहत बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स को फायदा होगा। तो अलग अलग स्टॉक्स जिनके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, इस मैनिफेस्टो से निकले हुए जो ट्रिगर्स हैं, जो इम्पैक्ट करने वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा देश की चुनावी खुमार में ही है और इसी रंग में सीएनबीसी आवाज़ भी सराबोर है। सीएनबीसी आवाज़ की कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बताए जाएँ जो कि इस थीम से रिलेटेड हो। तो इसी से रिलेटेड हमारी रेगुलर थीम चली रही है, इलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको वो 2 स्टॉक्स या जो वो स्टॉक्स है वो ही बताए थे, तो आप उनको भी एक बार नज़र डाल लीजिए। मेरी नज़र है बाटा पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड जहां पे करेक्शन खत्म हुआ है या वन बाट ऑफ सेलिंग, एक जो पहला सेलिंग है वो एब्सॉर्ब हुआ है, वो है बाटा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम लग चुका है। 1350 के ऊपर बाटा हम बाय करेंगे। 1320 1325 के ट्रेजेक्टरी में आप स्टॉप लॉस को रख दीजिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से ये
पैटर्न पैन आउट हो रहा है, जो डाइवर्जेंस आ रहा है, इसका टारगेट कम से कम 1500 से लेके 1550 तक का होगा। तो बाटा पे नजर है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मूव मिलना चाहिए और पोजिशनली उसमें एक्यूमुलेशन एक सेफ स्ट्रेटेजी होगी। अगर डिक्लाइंस पे आईसीआईसीआई बैंक मिलती है तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पिक। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो वीएफएसआई एज अ स्पेस है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स, एक वैल्यूएशंस के तौर पे आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है। और दूसरा, जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में जो ईपीएस आरएस रेटिंग्स है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, ये सारी क्राइटेरिया जो हम ट्रैक करते हैं ये फुलफिल करता है। दूसरा आई थिंक जो नंबर्स रहे हैं अब तक 9 महीनों तक ये रीजनेबली स्ट्रांग रहे हैं और ये उम्मीद यही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे रेट कट का भी सिलसिला स्टार्ट होगा इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, क्वांटम ऑफ रेट कट्स इज स्टिल अ डिस्प्यूट ग्लोबली एंड लोकली एज वेल, बट एट सम पॉइंट जब स्टार्ट होगा तब निम्स एंड स्प्रेड्स शुड स्टार्ट रिवर्टिंग बैक टू मीन, और इसलिए सेकंड हाफ की जो अर्निंग्स रिकवरी ये वित्त वर्ष की रहेगी ये बहुत शानदार रह सकती है। तीसरा आई थिंक जो प्रोविजनिंग है बुक्स के ऊपर ये एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर है। SMA1 SMA2 बुक जो ओवरऑल रीस्ट्रक्चर्ड बुक है आईसीआईसीआई के बैलेंस शीट के ऊपर, और एक्सपेक्टेशंस जो हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीसीआर एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियोज, ये नीचे ही आते जाएंगे, पीसीआर गोइंग अप, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज गोइंग लोअर। इसके लिए आई थिंक रिटर्न रेशियोज भी अच्छे खासे रह सकते हैं। तो अगर पुलबैक्स पे ये स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है लार्ज कैप से एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए मयूरेश को पसंद है, और बाटा इंडिया ये दूसरा स्टॉक है जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो रूपक आज अच्छा अप मूव है मेटल स्पेस में, जिनका भी हम जिक्र कर भी रहे थे मिड कैप गेनर लूजर्स में। नाल्को बढ़िया तेजी में 4% का मूव है, हिंडाल्को 3-3.25% ऊपर है। इन दोनों को देखिए, कोई ट्रेड बन रहा है क्या यहाँ पे? जी, नैल्को की बात करें तो 179 का स्टॉप लॉस रहेगा, और क्योंकि एक कंसोलिडेशन में, बट कंसोलिडेशन के पहले देखें तो इसके पहले एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड था, तो एक अपवर्ड मूव, अभी कंसोलिडेशन, उसके बाद एक और अपवर्ड मूव एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से 200 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 177 का। तो 177 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं नाल्को को। लाइकवाइज जरा एक बारी एमजीएल और गुजरात गैस और आईजीएल इनको भी देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है, ऑयल एंड गैस का टेलविंड मिल रहा है। सो इनमें से कोई नाम? इनमें से मैं नाम करना चाहूंगा एमजीएल का, क्योंकि एमजीएल में भी एक अपसाइड दिखा है, उसके बाद एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था, और डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से लग रहा है 1600 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा तो 1434 का। 1434 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे महानगर गैस को देख सकते हैं। 1477 के आसपास स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। एक ब्रोकरेज अपग्रेड एक साइड के लिए भी था, उसका भी इम्पैक्ट है, 3-3.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। इसमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है एक साइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली आया था, प्रीवियस जो डाउनफॉल था उसका 200% रिट्रेसमेंट तक पहुंच गया एक साइड, तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नीचे के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए एक साइड में। इस लेवल पे आप एंटर करने में कंफर्टेबल हो इसमें? मोटा मोटी 380 तक अगर आता है तो बाई करना चाहिए, 380 385 के बीच में आता है तो बाई करना चाहिए वापस। ओके, 380 385 के आसपास आए तो वहाँ पर एक बार खरीदारी करनी चाहिए। ऑटो में आपने टीवीएस का नाम लिया, मारुति को देखिए, यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है, डे हाई की तरफ ही जा रहा है मारुति स्लोली एंड स्टेडली। 4-4.25% के आसपास का ओआई रिडक्शन है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। कैसे डील कर रहे हो आप इसे? मारुति इंट्राडे बेसिस में अच्छा रिकवरी दिया है, मेरे ख्याल से एक बार 12,400 के ऊपर जाता है तो एक बार स्ट्रॉन्ग वापस फर्दर रिकवरी आएगा मारुति में, और जो मारुति को लेके जाएगा 12,700 तक, तो 400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मारुति को। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर हमसे चर्चा करने के लिए और अपना टेक देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज बढ़ रहा है और लोग बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो सही तरीका लेकिन नहीं जानते हैं। तो ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश की कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए F&O और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के
डायनेमिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, इन सब को समझने के लिए आप एक लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। साथ ही कम्युनिटी के जुड़े हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पर, और साथ ही साथ आप जो आपको माध्यम दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप उसके जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स में यथास्थिति बरकरार है। थोड़ा प्रेशर जरूर है, थोड़ी रिकवरी भी है, लेकिन फिर भी एडवांसेस 400 साढ़े 400 के आसपास में, डिक्लाइन अभी भी 1800 1900 के रेंज में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर एशिया के बाजारों में बेस मेटल की कीमतों में जोरदार उछाल है। सिर्फ एल्यूमिनियम में ही नहीं, 5% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कॉपर, जिंक, निकेल समेत सभी मेटल्स की चमक बढ़ रही है। क्या है इस तेजी के कारण, बताने के लिए मनीषा मैम हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो मनीषा मैम, किस तरह के ट्रिगर्स? जोरदार तेजी मेटल्स में अब भी जारी है। अगर आप पिछले 4 हफ्ते उठाकर देख लें तो मेटल्स ने आपको हर हफ्ते यहाँ पर एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और इस हफ्ते की शुरुआत तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुई है। करीबन 1 से 2% की बढ़त यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड मेटल्स में है, और जहाँ तक एल्यूमिनियम की बात है 5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर बाजार ने शुरुआत की। वीकेंड पे जो US और UK की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि अब वो रशियन मेटल्स की डिलीवरी अपने एक्सचेंजेस पर नहीं होने देंगे, और रशियन मेटल्स का इम्पोर्ट भी बैन कर दिया गया है, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। तो कॉपर और निकल में तो करीबन 1 से 1.5% की तेज़ी है, जिंक में करीबन 2.25% की बढ़त है, लेकिन एल्यूमिनियम में 5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार शुरू हुआ। अगर आप LME वेयर हाउसेस को देखें तो एल्यूमिनियम 91% जो एल्यूमिनियम वेयर हाउसेस में है वो रशिया की तरफ से आया है। 60% जो कॉपर है वो भी रशियन ओरिजिन का है, और करीबन 35-36% जो निकल पड़ा है LME वेयर हाउसेस पे, उसका ओरिजिन भी यहाँ पर रशिया है। तो क्लियरली अगर रशिया यहाँ पर बाजार से हट जाता है तो आप शायद यहाँ पर इन्वेंट्रीज में गिरावट आता हुआ देख सकते हैं, जो बाजार ने एज अ सेंटिमेंट यहाँ पर प्राइस इन भी कर लिया है। एल्यूमिनियम को लेकर आउट परफॉर्मेंस की वजह ये भी है क्योंकि जापान जो पिछले क्वार्टर करीबन $90 का प्रीमियम दे रहा था एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने के लिए, इस क्वार्टर के लिए उन्होंने वो प्रीमियम 60% से बढ़ा दिया है, यानी कि $145 से $150 पर टन का प्रीमियम वो एल्यूमिनियम खरीदने के लिए देंगे, क्योंकि एशिया में टाइटनेस है सप्लाईज को लेकर और मांग यहाँ पर बेहतरीन हुई है। इकोनॉमिक डेटा अच्छा आया है, चाइना की डिमांड बढ़ी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनका सीधा फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा। अब आज का दिन तो तेज़ी का है ही, लेकिन बाजार को लगता है कि यहाँ से भी एल्यूमिनियम के प्राइसेस आउट परफॉर्मेंस और भी दिखा सकते हैं, और ख़रीदारी की राय इन स्तरों से भी मेटल्स में बाकी है। तो इन स्तरों से भी मेटल स्पेस में खरीदारी और बढ़ सकती है। मनीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम अपडेट हम बताने के लिए, तमाम डिटेल्स हमें शेयर करने के लिए। एक बार ये खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, किस तरह से इस पूरे हफ्ते में पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि शुरुआती टर्बुलेंस ज़रूर देखने को मिली है बाजार में, तो उसके बीच में जो रिटर्न्स हैं वो भी थोड़े से वीक साइड पर हैं। अरुण मंत्री का रिटर्न नेगेटिव -0.5% के आसपास, ओशो फ्लैट, और अमोल अठावले करीब 2% के आसपास रिटर्न नेगेटिव साइड पर यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप मंत्रा को इनसे समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे DP आभूषण की मैनेजमेंट के साथ, हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ही देर में, उनसे आउटलुक वगैरह के ऊपर भी चर्चा होगी। छोटा सा ब्रेक के उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार।